हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जे विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा जीके फाउंडेशन बैच है जिसमें हम हिस्ट्री आपके सामने लेकर आए हैं। और ये इतिहास की क्लास है जिसमें हम विश्व के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। विश्व और भारत का इतिहास, और ये विश्व और भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जीके का फाउंडेशन बैच हमारा जीके हिस्ट्री इतिहास का। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले चर्चा करते हैं हम दोस्तों यहाँ पर अवसान के बारे में कि वो जो अवसान था इतिहास का वो क्या था, अवसान कौन सी सभ्यता थी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में ध्वंसोन्मुख थी और इसी समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि आक्रमण होना, जलवायु का परिवर्तन होना, ठीक है, परिस्थिति का असंतुलन होना, बाढ़ आना, भूतात्विक परिवर्तन। इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर दृढ़ता से बताया गया है। फिर महामारी, आर्थिक कारण आदि। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं है, यानी ये जो सभ्यता का पतन हुआ था, विनाश हुआ था, इसका कोई एक मुख्य कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ होगा, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है कि जो मोहनजोदड़ो था वहां पर महामारी की संभावना कम लगती है इन चीजों से। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से नरकंकाल मिले हैं, और जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो वहां से एक कमरे से नरकंकाल भी मिले थे। उससे स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ होगा और इस सभ्यता में मनुष्य थे या नहीं थे। जो आक्रमण, आगजनी, महामारी के संकेत हैं, इस सभ्यता के विनाश के संकेत थे। फिर एक अनुमान के तहत यह पता चला था कि 2019 में राखी गढ़ी से प्राप्त मादा कंकाल और अन्य समूह के आनुवंशिक अंकलन के नतीजे सामने आए। शोध से मालूम चला कि सैंधव सभ्यता के लोग आनुवंशिक तौर पर आर्यों से भिन्न थे। जो सैंधव सभ्यता थी, ये सैंधव सभ्यता थी, वो आर्यों लोगों से आनुवंशिक तौर से बहुत मुख्य अलग थे। कंकाल के डीएनए से पता चला कि वह दो मुख्य आबादी के मिश्रण से अस्तित्व में आए। जो कंकाल का डीएनए चेक करवाया, डीएनए टेस्ट करवाया, तो इससे यह पता चला कि जो मुख्य आबादी है उसके मिश्रण से वो अस्तित्व में आए थे। एक आबादी भारत के मूल लोगों की थी, जिनके करीबी रिश्तेदार अंडमान के वनवासी हैं, ठीक है। और एक जो वहां पर आबादी थी वो क्या थी, भारत के मूल लोगों की थी, वहां के रहने लोगों की थी। जो करीबी रिश्तेदार थे, कहते अंडमान निकोबार के करीबी रिश्तेदार वनवासी थे। वही अन्य आबादी आज के ईरान के खेतीहार थे। जो आज का ईरान है विश्व में, उसके खेतीहार लोगों की आबादी थी। करीब 10,000 ईस्वी में इनका मिश्रण शुरू हुआ था। आर्य आनुवंशिकी का सूचक पितृवंश समूह आर्य पितृवंश समूह के अनुसार था, जिनके नदारत होने से पुष्टि हो गई कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्य पूर्वी सभ्यता थी। कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी, आर्य पूर्ववर्ती की सभ्यता रही होगी, ये थी। फिर आगे बढ़ते हैं। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। और ये जो सभ्यता थी, अधिकतर विद्वान लोग मानते हैं इसका जो अंत हुआ होगा वो बाढ़ के प्रकोप से हुआ होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। अतः यह तर्क सामान्य है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी आना, बाहरी आक्रमण आदि। इनसे भी उन सभ्यताओं का विनाश हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करते हुए मोर्टिमर व्हीलर ने
आर्य आक्रमण की अवधारणा दी थी, किंतु आरंभ से ही इस विचार का खंडन किया जाने लगा था। किंतु आरंभ से, शुरुआत से इस विचार का खंडन किए जाने लगा होगा। अपने मत के पक्ष में व्हीलर महोदय ने कुछ पुरातात्विक तथा साहित्यिक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने मोहनजोदड़ो से 26 ऐसे नरकंकालों का साक्ष्य प्रस्तुत किया जिनके सिर पर नुकीले अस्त्र के घाव चिन्ह थे। प्रोग्राम हड़प्पा के कब्रगाह एच का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तथा उसे आक्रमणकारी कैलाश बताते हैं। उसी तरह साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ऋग्वेद में वर्णित इंद्र तथा हरिरूपिया शब्द का दृष्टांत प्रस्तुत किया है, किंतु उनके द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य पर्याप्त है तथा साहित्यिक साक्ष्य संदिग्ध। उदाहरण के लिए महज 26 कंकालों के आधार पर आर्य आक्रमणकारी की अवधारणा तार्किक नहीं लगती है कि जो पुरातात्विक है, हिस्ट्रिकल जो फैक्ट है उसको हम रियल मान सकते हैं, लेकिन जो रिलीजियस फैक्ट है, धार्मिक सिद्धांत वहां पर दिए गए वो संदिग्ध अवस्था में है और उनको पूरी तरह से सही साक्ष्य नहीं मान सकते। विशेषकर इसलिए कि जो मोहनजोदड़ो है वो एक मोहनजोदड़ो नामक स्थल के पतन तथा वैदिक आर्यों के आगमन के बीच लगभग 300 से 400 वर्षों काल का अंतर है। और इस चीज में यह संदिग्धता आती है, जो मोहनजोदड़ो का जो उस समय विनाश हुआ था, पतन हुआ था, और वैदिक कार्य थे, उनके बीच का जो डिफरेंस था वो 300 से 400 सालों के बीच था। फिर नवीन शोध के आधार पर यह बात पुष्टि हो चुकी है कि कब्रगाह एच नरकंकाल स्थल के पतन के बाद के काल के हैं। अतः जहां तक ऋग्वेद के उद्धरण का सवाल है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी एक काल की कृति नहीं है, वरन इसे बहुत बाद में लिखित रूप में दिया गया था। और यह वजह कि अब माटी में व्हीलर उपयुक्त कथन से सहमत नहीं हो सकते। हम व्हीलर के कथन से भी सहमत नहीं हो सकते कि जो लोग जिन लोगों की सभ्यता के बीच में 300-400 वर्षों का अंतर हो, वो एक जैसी सभ्यता नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। उस सभ्यता का जो अर्थ था, यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। इसका यह इलाका दजला यानी टिग्रिस और फुरात यूफ्रेटिस नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आधुनिक इराक, बाबिल जिला, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की तथा ईरान का उज्बेकिस्तान प्रांत के क्षेत्र शामिल है। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अक्वादी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए हैं या हुए थे। हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा गया है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको मेसोपोटामिया में मेलुहा भी कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये एक तरह से आपको यहाँ पर एक मैप दिया गया है ना, जिस सभ्यता की वो थी। जैसे ये टर्की हो गया हमारा, ये तुरुस माउंटेन्स हो गया, ये गेजिस्टेंस हो गया, एलेपो हो गया, हामा हो गया, फेमोरिसोरी हो गया, लेबनान, वेरिएट, मेडिटेरेनियन सी, मध्य का समुद्र हो गया, इजराइल था ये, पेर्शियम, अम्मान, जॉर्डन, इराक हो गया, सेरेन डिजर्ट्स हो गए, मैरी हो गया। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उस समय। और मेसोपोटामिया से जो सभ्यता थी, हत्तारा, अस्सीर है, किल्केनोजिया है, ईरान है, इधर कैस्पियन सी है, समुद्र है, आवाज है, चेरपिन है, बैरसो है, पेरिशियन गुल्फ है, कोहाड़ी है, परिस की, एशियाइंस है ना, नेफिजत है, कारबाला है, भगवाद है, वांसाकोनी है, दिव्य वाकर है, मोशुल है, नाइनसोक है। तो ये जो एक सभ्यता थी उस दौरान दी गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। उसका जो ये नक्शा है यहाँ पर हमको दर्शाया गया है। ठीक है। और ये जो छोटी छोटी नदियां थी, बड़े बड़े समुद्र महासागर बना हुआ करते थे उस सभ्यता के दौरान, ये देखो है ना। और छोटी छोटी नदियों का जो मेल था एक दूसरे स्थान को जोड़ रहे थे, ये उसका नक्शा हमको यहाँ पर दिया गया। और ये जो सभ्यता थी ये 300 किलोमीटर का इनमें अंतर था, है ना, कुवैत से। ये कुवैत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मेसोपोटामिया पश्चिमी एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है। जो मेसोपोटामिया है वो पश्चिमी एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो टाइग्रिस यूफ्रेटस नदी प्रणाली के भीतर स्थित है, जो उपजाऊ वर्धमान के उत्तरी भाग में है। आधुनिक दिनों में लगभग सभी इराक,
कुवैत, सीरिया के पूर्वी भागों, दक्षिण पूर्वी तुर्की और क्षेत्रों के साथ साथ हैं। तुर्की सीरियाई और ईरान इराक सीमाओं से लगी हुई है। जो सुमेरियन और अकेडियन है, जो सुमेरियन और अकेडियन है, वो असूरियों और बेबीलोनियों सहित उन्होंने लिखित जो इतिहास दिया था, उस लिखित इतिहास में सेंचुरी 3100 ईसा पूर्व, सेंचुरी जो 3100 पूर्व थी उसके ऊपर दी गई थी। उसकी शुरुआत से 539 ईसा पूर्व में बाबुल के पतन तक मेसोपोटामिया का वर्चस्व कायम किया। जब यह अचमेनिद साम्राज्य द्वारा जीत लिया गया था, यह 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के पास गिर गया। तब 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के पास में गिर गया था और उनकी मृत्यु के बाद यह यूनानी सेल्यूसिड साम्राज्य का हिस्सा बन गया और बाद में फिर ये यूनानी साम्राज्य का हिस्सा हो गया था। आगे देखते हैं। फिर लगभग 150 ईसा पूर्व, लगभग 150 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया पार्थियन साम्राज्य के नियंत्रण में था। मेसोपोटामिया रोमनों और पार्थियनों के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया, जिसमें मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग अकाल्पनिक रोमन नियंत्रण में आ गए और ईस्वी 566 ईस्वी में मेसोपोटामिया के पूर्वी क्षेत्र ससानिद फारसियों के लिए गिर गए। रोमन और बिजामिंटिन के बीच मेसोपोटामिया का विभाजन 395 ईस्वी से बिजान्टिन बन गया था। और जो सासनिद साम्राज्य सोसेनियन साम्राज्य के फारस की 7वीं शताब्दी के मुस्लिम विजय और लेवंत के मुस्लिम विजय के बाद तक चला। और वहां के जो मुस्लिम थे ईरान इराक के, वो मेसोपोटामिया सभ्यता में भी थे और जो फारस की वो 7वीं शताब्दी के मुस्लिम विजय उनको माना गया। जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच एडियोबिन, ओसोरोइन और हट्रा, इनके बीच मुख्य रूप से नव एसीरियन और ईसाई मूल के मेसोपोटामिया राज्यों का अस्तित्व है। यानी उस समय जो ईसापेटियन के जो आए थे मेसोपोटामिया, उनके भी वहां पर उनका वर्चस्व लगाया गया था। जो मेसोपोटामिया लगभग 10,000 ईसा पूर्व से यहाँ के राजा अमन कुमार शर्मा, है ना, यहाँ के राजा कौन थे? अमन कुमार शर्मा, नवपाषाण क्रांति के शुरुआती विकास का स्थल है। इसकी पहचान मानव इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण विकासों से प्रेरित है, जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ। तो देखो, जो नवपाषाण युग था उसमें मेसोपोटामिया सभ्यता के दौरान नवपाषाण युग में पत्थर से पहिए का आविष्कार हुआ। पहली अनाज की फसलों का रोपण और श्राप लिपि, गणित, खगोल विज्ञान, है ना, ज्योग्राफी एक तरह से, और कृषि का विकास शामिल है। यानी इस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो नवपाषाण युग आया था, उस समय इन चीजों का आविष्कार हो चुका था और इनकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी सेंचुरी 3800 यानी 3800 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? स्थापना हो गई थी। अब इसके इतिहास की बात करते हैं। ये इतिहास कितने दिन चला था, कैसा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस इतिहास की देखो, अधिक जानकारी है कि जो इराक का इतिहास, सबसे अधिक जानकारी हमें किसके बारे में लेंगे? इराक का इतिहास, मध्य पूर्व का इतिहास और प्राचीन निकट पूर्व का कालक्रम, इन चीजों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखो, प्राचीन निकट पूर्व का इतिहास लोअर पैलियोलिथिक काल में, कौन सा? पैलियोलिथिक काल में शुरू हुआ था। ठीक है, होता है उसमें उर्रुक चतुर्थ काल था सेंचुरी 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। एक चित्र में स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रलेखित रिकॉर्ड, यानी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, चित्रावली इस समय शुरू हो गई होगी। और निचले मेसोपोटामिया के प्राचीन इतिहास मध्य तृतीय से 7वीं ईसा पूर्व में क्यूनिफॉर्म रिकॉर्ड के साथ शुरू हुआ। प्रारंभिक राजवंशीय राजा, यह पूरी प्रागैतिहासिक 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के अंत में या तो आचमेनिद साम्राज्य के आगमन के साथ था या फिर 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुस्लिम विजय और खलीफा की स्थापना के साथ साथ समाप्त होती है।
जहां से इस क्षेत्र को इराक के रूप में जाना जाने लगा। और इस अवधि के लंबे समय में मेसोपोटामिया में दुनिया के सबसे प्राचीन अतिविकसित और सामाजिक रूप से जटिल राज्यों में से कुछ को रखा गया, ताकि उनको सभ्यता में जीवित रखा जा सके। यह क्षेत्र उन 4 नदी सभ्यताओं में से एक था। जो 4 नदी सभ्यता आई थी, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी थी वहां पर, उन 4 नदी सभ्यताओं में से एक था जहां लेखन का आविष्कार हुआ था। साथ ही मिस्र में नील नदी घाटी, भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता और चीन में पीली नदी थी। ये जो 4 नदी सभ्यता वहां पर आई थी। मेसोपोटामियन ने ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों जैसे उरुक, निप्पुर, नीनवे, असुर और बेबीलोन, इनके साथ साथ एरिडू शहर, अक्कादियन राज्यों, उर के तीसरे राजवंश और विभिन्न असीरियन साम्राज्य जैसे ऐतिहासिक राज्य रखे। उनका भी उनके यहाँ पर निर्माण किया गया। मेसोपोटामिया के कुछ महत्वपूर्ण नेता उरनम्मू, उर के राजा अक्कड़ के सरगुन, जिन्होंने अक्कादियन साम्राज्य की स्थापना की। हम्मुराबी, जिन्होंने ओल्ड बेबीलोनियन राज्य की सभ्यता की। हम्मुराबी, जिन्होंने ओल्ड बेबीलोनियन राज्य की स्थापना की। असुर उदबलित और तिग्लत पाइलसर्स जो स्थापित वहां पर हुए। असीरियन साम्राज्य की स्थापना उस दौरान की गई थी। वैज्ञानिकों ने जर्मनी के एक प्राचीन कब्रिस्तान में पाए गए शुरुआती किसानों के 8000 साल पुराने अवशेषों से डीएनए का विश्लेषण किया। उन्होंने आनुवंशिकी हस्ताक्षरों की तुलना आधुनिक आबादी से की और आज के तुर्की और इराक में रहने वाले लोगों के डीएनए के साथ समानता पाई गई। तुर्की और इराक में जो लोग रहते हैं उनके डीएनए में ये समानता देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब जो प्राचीन मेसोपोटामिया, उसका धर्म क्या है? देखो, प्राचीन मेसोपोटामिया का धर्म क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। द बर्नी रिलीफ, प्रथम बेबीलोन वंश, लगभग 1800 ईसा पूर्व। स्थायी नग्न देवी की प्रतिमा, उस समय नग्न देवी की प्रतिमा थी। पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी सन में वो देखा गया था। प्राचीन मेसोपोटामिया धर्म पहले रिकॉर्ड किया गया था। मेसोपोटामिया का मानना था कि दुनिया एक सपाट डिस्क थी। दुनिया क्या थी? एक सपाट डिस्क थी। इस तरीके से एक विशाल पवित्र स्थान और उससे ऊपर स्वर्ग से गिरा हुआ, उससे भी ऊपर वह स्वर्ग से गिरा हुआ। वे यह भी मानते थे कि पानी हर जगह ऊपर नीचे और किनारों पर है। ये जो पृथ्वी थी उसको चपटी माना गया, एक डिस्क माना गया, और पानी ऊपर नीचे और किनारों पर उसको माना गया। और यह भी ब्रह्मांड इस विशाल समुद्र से पैदा हुआ था। और ये जो ब्रह्मांड था, हमारा ऊपर आसमान है, आकाश है, वो इसी एक समुद्र से निकला हुआ माना गया है। इसके अलावा मेसोपोटामिया धर्म बहुदेववादी था। यद्यपि ऊपर वर्णित मान्यताओं को मेसोपोटामिया वासियों के बीच आमतौर पर आयोजित किया गया था, लेकिन क्षेत्रीय विविधताएं भी थी। ब्रह्मांड के लिए सुमेरियन शब्द एक ही है, जो देव एन और देवी को संदर्भित करता है। उनके पुत्र एनिल वायु देवता थे। उनके पुत्र जो एनिल थे उस राजा के, वो वायु देवता थे ना, एयरफोर्स। उनका मानना था कि एनिल सबसे शक्तिशाली देवता थे और वह पैथियन के मुख्य देवता थे। सुमेरियन ने दार्शनिक प्रश्न भी प्रस्तुत किए, जैसे हम कौन है, ठीक है, वो आर वी, हम कहां हैं, वेयर आर वी, हम यहां कैसे पहुंचे, हाउ वी रीच्ड देयर। उन्होंने इन सवालों के जवाबों को अपने देवताओं द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया।
उनका जो धर्म था मेसोपोटामिया का, उस धर्म के देवता थे, वो स्वर्ग को ही मानते थे। और उनका जो पुत्र था राजा का एनिल, वो वायु देवता भी उसको उपाधि दी गई थी। अब बात आती है सर प्राचीन मिस्र की। प्राचीन मिस्र की क्या महत्वपूर्णता थी, क्या उसने हिस्सा निभाया था? मिस्र की सभ्यता 31वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहले शताब्दी ईसा पूर्व तक उसको देखा गया है। देखो, प्राचीन मिस्र नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी। जी हाँ, प्राचीन जो मिस्र है, नील नदी के निचले हिस्से के किनारे केंद्रित पूर्व उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी, जो अब आधुनिक देश मिस्र है। यह सभ्यता 3100 पूर्व ईसा पूर्व के आसपास प्रथम फैरो के शासन के तहत ऊपरी और निचले मिस्र के राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ समाहित हुई और अगली 3 सदियों में विकसित होती रही। इसका इतिहास स्थिर राज्यों की एक श्रृंखला में निर्मित है, जो संबंधित अस्थिरता के काल द्वारा विभाजित है, जिसे मध्यवर्ती काल के रूप में जाना जाता है। प्राचीन मिस्र नवीन साम्राज्य के दौरान अपने चोटी पर पहुंची, जिसके बाद इसने मंद पतन की अवधि में प्रवेश किया और इस उत्तरार्ध काल के दौरान मिस्र पर कई विदेशी शक्तियों ने विजय प्राप्त की। फिर जो कई विदेशी शक्तियां थी, उन्होंने मिस्र इजिप्ट के ऊपर विजय प्राप्त की और फैरो का शासन आधिकारिक तौर पर 31 ईसा पूर्व में तब समाप्त हो गया। तब प्रारंभिक रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर विजय प्राप्त की। इन्होंने रोमन लोगों ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और इसे अपना एक प्रांत बना लिया और इसको अपने साथ शामिल कर लिया, अपना एक प्रांत घोषित कर दिया। ये देखो, गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्र की सभ्यता के सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक है। ये पिरामिड देख लो ना, त्रिभुजाकार पिरामिड बनाते थे वहां पर। ये जो गीजा के जो साम्राज्य के लोग थे, वो पिरामिडों को यहाँ पर दर्शाया गया है इतिहास के दौरान। और ये नक्शा दे रखा है सर हमको, प्राचीन मिस्र का मानचित्र, प्रमुख शहर और राज्यवंशीय अवधि के स्थलों को दर्शाता हुआ, करीब 3100 पूर्व ईसा पूर्व से 30वीं ईसा पूर्व तक। अब ये जो देखो वहां पर, ये जो सभ्यताएं दी गई थी ना, ये विभाजन था एक तरीके से ना मिस्र और रोमन में, लेकिन इनको क्या कर दिया था, दोनों ने युद्ध के दौरान विजय प्राप्त करके मिला लिया था। ये लाल सागर है, रेड सी है यहाँ पर, है ना। रोमन और मेसोपोटामिया सभ्यता के दौरान जो मिस्र की थी, ये भूमध्य सागर है हमारा, ठीक है। ये भूमध्य सागर था, ये छोटी मोटी नदियां थी। और ये पश्चिमी है, ये पूर्वी रेगिस्तान है ना, ये प्रांतीय है, ऊपरी मिस्र है, ये निचला मिस्र है, ये कुश है। ये जो सारे क्षेत्र थे वहां के दर्शनीय क्षेत्र थे। आगे देखते हैं। देखो, प्राचीन मिस्र की सभ्यता की सफलता नील नदी घाटी की परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमताओं से आंशिक रूप से प्रभावित थी। इस उपजाऊ घाटी में उम्मीद के मुताबिक बाढ़ और नियंत्रित सिंचाई के कारण आवश्यकताओं से अधिक फसल होती थी, जिसने सामाजिक विकास और संस्कृति को बढ़ावा दिया। संसाधनों की अधिकता के कारण प्रशासन ने घाटी और आसपास के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खनिज दोहन, एक स्वतंत्र लेखन प्रणाली के प्रारंभिक विकास, सामूहिक निर्माण और कृषि परियोजनाओं का संगठन बनाया, आसपास के क्षेत्रों के साथ व्यापार किया और विदेशी दुश्मनों को हराने और मिस्र के प्रभुत्व को मजबूत करने का इरादा रखने वाली सेना को प्रायोजित किया। कि दोबारा मिस्र को खड़ा करना था। रोमियो लोगों ने हरा दिया, लेकिन फिर भी अब मिस्र के राजा ने दोबारा अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपनी लेखन प्रणाली को सुधारा, अपनी सेनाओं को तैयार किया ताकि हम दुश्मन देश से लड़ सके। इन गतिविधियों को प्रेरित और आयोजित करना संभाल लेखकों, धार्मिक नेताओं और प्रशासकों की नौकरशाही थी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स कम्युनिकेट कर दिए और सबको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, जो एक फैरो के शासन के अधीन थे। फैरो, वहां के राजा को फैरो बोला जाता था,
मिस्र के राजा को। इसने धार्मिक विश्वासों की एक विस्तृत प्रणाली के संदर्भ में मिस्र के लोगों की एकता और सहयोग को सुनिश्चित किया और वहां के मिस्र के लोगों में एक नया विश्वास पैदा किया। प्राचीन मिस्र के लोगों की कई उपलब्धियों में शामिल है उत्खनन। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खनिजों को बाहर निकालना। सर्वेक्षण और निर्माण की तकनीकी, जिसने विशालकाय पिरामिड, मंदिर और ओबलिस्क के निर्माण में मदद की। गणित की एक प्रणाली, एक व्यवहारिक और कारगर चिकित्सा प्रणाली, सिंचाई व्यवस्था और कृषि उत्पादन तकनीक, प्रथम ज्ञात पौध, मिस्र के मिट्टी के बर्तन और कांच प्रौद्योगिकी, साहित्य के नए रूप, ज्ञात सबसे प्रारंभिक शांति संधि, मिस्र ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसकी कला और स्थापत्य को व्यापक रूप में अपनाया गया और इसकी प्राचीन वस्तुओं को दुनिया के दूसरे कोनों तक ले जाया गया। इसके विशाल खंडरों ने यात्रियों और लेखकों की कल्पना को सदियों तक प्रेरित किया। प्रारंभिक आधुनिक काल के दौरान प्राचीन वस्तुओं और खुदाई के प्रति एक नए सम्मान ने मिस्र और दुनिया के लिए मिस्र सभ्यता की वैज्ञानिक पड़ताल और उसकी सांस्कृतिक विरासत की अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसा को प्रेरित किया। ओके फ्रेंड्स, तो यहां तक हमने आपको मिस्र के बारे में बताया, सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता बताया, रोमन का जो प्रभाव था उनको बताया। ठीक है, तो ये जो हमारा विश्व इतिहास चल रहा है, ये एक जो हिस्ट्री क्लास है ना, ये जीके फाउंडेशन बैच है, जो ऑल इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कोई सा भी हो, चाहे वर्ल्ड की हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उन सब के लिए जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है उसको बेहतर मजबूत बनाएगा और आपकी तैयारी को अच्छा करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विजन। धन्यवाद।